प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज राजनीति विज्ञान BA थर्ड ईयर अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि कल हमने क्लास स्टार्ट किया था, वीडियो स्टार्ट किया था कि पोस्ट वार डेवलपमेंट एंड चेंजेस और ट्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्धोत्तर विकास, परिवर्तन और प्रवृत्तियाँ या मुख्य मुद्दे। संक्षेप में हम इसे यूँ कहें कि महायुद्ध के पश्चात वैश्विक जो राजनीति हैं, विश्व राजनीति अब सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बन गई है। वैश्विक युद्ध से पूर्व ऐसी स्थितियां नहीं थी और जो राजनीति के जो सेंटर थे वो सेंटर बदल रहे थे। यूरोप सेंटर्ड विश्व राजनीति न होकर के अब उसके ध्रुव जो है खिसक रहे थे और सुदूर दक्षिण की तरफ इसके ध्रुव बढ़ रहे थे। तो वैश्विक राजनीति में जो परिवर्तन दिखाई दे रहे थे, ये परिवर्तन और उसका जो नया विकास किस दिशा में जा रहा था और उसके प्रवृत्तियां कौन कौन सी विश्व राजनीति में उभर रही थी। यूँ कहें कि विश्व राजनीति के लिए सेकेंड वर्ल्ड वार एक तरीके से एक लैंडमार्क जो है, डिवीज़न जो है प्रस्तुत करता है। उसके लिए इसके पूर्व की राजनीति और व्यवस्थाएं, विचारधाराएं, कार्यप्रणाली और इसके बाद की राजनीतिक परिस्थितियां, विचारधाराएं और कार्यप्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो महायुद्ध के बाद जो बदलाव हैं और उन बदलावों की दिशा क्या है, उन परिवर्तनों की, विकासों की दिशा क्या है, विकास की दिशा क्या है और कौन कौन से नए मुद्दे, नई प्रवृत्तियां अब विश्व राजनीति में पनप रही हैं। और जो विश्व राजनीति थी वो सही मायनों में अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होने लगी है, क्योंकि उससे पूर्व, महायुद्ध से पूर्व हम कहें तो विश्व राजनीति केवल कुछ चुनिंदा यूरोपीय राष्ट्रों के आधिपत्य वाली विश्व राजनीति हुआ करती थी, जिसमें बहुकेंद्रवाद को कोई जगह नहीं थी। संपूर्ण यूरोप भी नहीं, उसमें महाशक्तियां प्राप्त कुछ राष्ट्र ही विश्व राजनीति में अपना दबदबा बनाए रखते थे। और अब ये व्यवस्थाएं बदल रही हैं, इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहे हैं, विचारधाराएं बदल रही हैं, मुद्दे बदल रहे हैं और पूरे राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव दिखाई दे रहा है, जिसको हम विश्व राजनीति में के जो चेंजेज हैं, डेवलपमेंट्स हैं और मुद्दे हैं, उनके रूप में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कुछ बिंदुओं का जिक्र हमने पिछले क्लास में किया था। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ नए बिंदुओं का जिक्र करेंगे जो विश्व राजनीति में परिवर्तन, पोस्ट वार डेवलपमेंट्स को, चेंजेस को दर्शाती है। जिसमें सबसे पहले एशिया और अफ्रीका में संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि। संप्रभु राज्यों की संख्या में वृद्धि, जैसा कि कल भी हमने जिक्र किया था कि महायुद्ध के बाद यूरोपीय साम्राज्यवाद करीब करीब विनाश के कगार पर पहुंचना प्रारंभ हो जाता है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद समापन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके परिणाम के रूप में एक बहुत बड़ा परिणाम इसका निकलता है और वो ये था कि एशिया और अफ्रीका में जो है नए नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों की संख्या में आशातीत वृद्धि होती है। यहाँ पर यह वृद्धि इतनी तीव्र है कि 1960 में केवल एक महीने में जो है यूएनओ में 16 सदस्य यूएनओ के सदस्य बनते हैं। 16 राष्ट्र यूएनओ के सदस्य बनते हैं अफ्रीका महाद्वीप के, केवल और केवल अफ्रीका महाद्वीप के। 1960 की स्थितियां हैं ये। तो पोस्ट वार जो डेवलपमेंट्स हैं, जो चेंजेज हैं, वो बड़े जो है परिवर्तनकारी हैं। और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों की जो स्थितियां हैं वह स्वतंत्रता की बयार चलने लगी हैं और साम्राज्यवादियों को अब ये महसूस होने लगा है कि अब जो है इनके आज़ादी की मांग को ठुकराया नहीं जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कारण सामने आए। एक तो महायुद्ध ने यूरोपियन राष्ट्रों की कमर तोड़ दी थी। जितना बड़ा नुकसान आर्थिक सैनिक दृष्टिकोण से यूरोप महाद्वीप का हुआ, विश्व के किसी अन्य हिस्से का नहीं हुआ, जापान को छोड़ करके, जिस कारण से अब वो इस स्थिति में नहीं थे, अपने आप को, अपने साम्राज्यों की सुरक्षा करने में असमर्थ पा रहे थे। जैसा कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भी इस बात का जिक्र आता है कि महायुद्ध ने
जो है ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि भारत को आज़ादी प्रदान करने की दिशा में कदम उठाना आवश्यक था, क्योंकि महायुद्ध में अपने साम्राज्य को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स को भारतीयों का सहयोग आवश्यक हो गया था। तो कुछ ऐसे सैनिक परिप्रेक्ष्य बनने लगे, ऐसे जो सैनिक दबाव बनने लगे जिससे वो अपने आप को ऐसा महसूस करने लगे, और इसका परिणाम ये हुआ कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बहुत सारे राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे, जिसका परिणाम एक न्यूमेरिकल रूप में हम बता सकते हैं कि 1960 में केवल अफ्रीका महाद्वीप के 16 सदस्य राष्ट्र जो हैं यूएनओ के सदस्य एक माह में बनते हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि इतनी बड़ी संख्या में ये देश स्वतंत्र हुए तभी तो यूएनओ के सदस्य बने, यहाँ पर राष्ट्रीय राज्यों की, राष्ट्रीय सरकारों की स्थापना हुई। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा, साम्यवाद का विस्तार। साम्यवाद का विस्तार एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है विश्व राजनीति की। अब ऐसा नहीं है कि महायुद्ध के तुरंत बाद से ऐसा हो गया था और तुरंत बाद ये घटना घटित हो गई और इसका कार्य उद्देश्य पूरा हो गया, ऐसा नहीं। घटनाएं इतिहास में ओवरलैप करती है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो इतिहास में ओवरलैप करती है, जिनमें केवल हम तथ्यात्मक एक तिथि नहीं बता सकते हैं, न्यूमेरिकल तिथि नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल हम कहें कि साम्यवाद विश्व में कौन से दिन से शुरू हुआ, ये कोई न्यूमेरिकल डेट इसके हम नहीं बता सकते हैं। एक्चुअल मुद्दा ये था कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति से ही साम्यवाद की विचारधारा विश्व में पनपने लगी थी। साम्यवादी विचार दर्शन का बीज 1917 की बोल्शेविक क्रांति में दिखाई देता है। अब इससे आगे जैसे जैसे विश्व बढ़ा और महायुद्ध तक पहुंचा और महायुद्ध का जब समापन हुआ तो उसने बहुत बड़े गठजोड़ सामने लाए, बहुत बड़े विग्रह भी सामने लाए। जैसा कि हम कह रहे थे कि पूरा विश्व जो है दो सैनिक गुटों में बट गया था, पूरा यूरोप दो सैनिक गुटों में बट गया था। एक जो आपका रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी था, दूसरा जो है आपका पश्चिमी राष्ट्र थे, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और स्पेन, जर्मन जैसे राष्ट्र, जिनको मित्र राष्ट्र का, सॉरी जर्मन नहीं, मित्र राष्ट्र इनको कहा गया। तो मित्र राष्ट्रों में जब सोवियत संघ और अमेरिका दोनों मिलकर महायुद्ध के समय मित्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अणु बम के प्रयोग ने, अमेरिका ने जब जापान पर अणु बम का प्रयोग किया तो जैसा कि कल भी हमने इस पर जिक्र किया था कि अणु बम के प्रयोग ने मित्र राष्ट्रों की युद्धकालीन मित्रता का भी समापन कर दिया और धीरे धीरे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में वैचारिक मतभेद बढ़ने लगे और युद्ध की समाप्ति के बाद ये मतभेद खुलकर सामने आए और 1950 के अंत आते आते अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के सामने संघर्षमय मुद्रा में खड़े हो गए। एक साम्यवाद का गढ़ अपने आप को बना रहा है और वो है संयुक्त आपका सोवियत संघ है, यूएसएसआर जिसे कहा जाता है, और दूसरा अमेरिका जो अपने आप को पूंजीवाद का गढ़ साबित करता है। पूरे विश्व में साम्यवाद की विचारधारा का प्रारंभ हो जाता है और जो 1917 से विचार क्रांति शुरू हुई थी, युद्ध काल में ये क्रांति बड़े तीव्र गति से आगे बढ़ती है। जो जर्मन और इटली जो है साम्यवाद के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन जो जर्मन युद्ध के मोर्चों पर हारते जाता है त्यों ही रूसी सेनाएं साम्यवाद को आगे बढ़ाती हुई यूरोप में घुस जाती हैं और बर्लिन के पतन तक साम्यवादी रूसी सेनाएं, जो सोवियत संघ की सेनाएं थी, वो जो है पूर्वी यूरोप में साम्यवाद की जो है स्थापना कर देती हैं और पूर्वी यूरोप के अधिकांश हिस्से को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लेती है और वहाँ के राष्ट्रीय सरकारों को पदमुक्त करा के वहाँ पर साम्यवादी सरकारों का जो है स्थापना कर देती है। तो महायुद्ध काल में ये काम बड़े तेजी से हुआ, साम्यवाद का विस्तार हुआ। अब न केवल महायुद्ध काल में साम्यवाद का विस्तार हुआ बल्कि ये काम आगे भी बढ़ता रहा। चीन में साम्यवादियों ने बड़ा जोरदार आंदोलन चलाया, चांग काई शेक की राष्ट्रीय सरकार के विरोध में खड़े हुए और बड़े तीव्र गति से आंदोलन चलाते हुए जो है सितंबर अक्टूबर 49 में जो है वहाँ पर साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी। चांग काई शेक भागकर ताइवान, फार्मोसा चले गए।
और वहाँ पर राष्ट्रीय सरकार के बजाय साम्यवादियों की सरकार स्थापित हो गई चीन में। अब देखने वाली बात यह है कि सुदूर साइबेरिया से लगा करके एशिया के दक्षिणी भाग तक, चीन तक जो है साम्यवाद का बोलबाला हो गया, जिसने भूमध्य सागर के तटवर्ती करीब 13-14 राष्ट्रों को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। वहाँ पर भी साम्यवादी सरकारें स्थापित हो गई। अब साम्यवादी आंदोलनकारी, साम्यवादी नेता इतने भर से संतुष्ट नहीं थे, वो संपूर्ण विश्व में साम्यवाद का प्रसार चाहते थे और विश्व के करीब करीब सभी हिस्सों में साम्यवादी अड्डे स्थापित किए गए। और जहां पर साम्यवाद नहीं था उन देशों में स्थापित इन साम्यवादी अड्डों ने साम्यवाद का प्रचार प्रसार अपने अपने देशों में शुरू कर दिया। अब इसका एक और घातक परिणाम सामने आया और वो ये था कि जिन राष्ट्रों में जनतांत्रिक सरकारें स्थापित हो चुकी थी या पूर्व में थी या इस दौर में हुई थी, उनमें और साम्यवादियों में जो है संघर्ष प्रारंभ हो गया। साम्यवादी अब साम्यवादी सरकारें बनाना चाहते थे और जनतंत्र जो उसके खिलाफ था। तो जो नवोदित राष्ट्र थे उनकी जो जनतंत्रवादी सरकारें थी या पूर्व में जो जनतंत्रवादी स्थापित सरकारें थी, उनके बीच में और साम्यवादियों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो इसने एक तरीके से नए गृह युद्ध का रूप कई राष्ट्रों में अख्तियार कर लिया। ये एक बहुत बड़ी वैश्विक ट्रेंड के रूप में सामने आया। तो साम्यवाद का जो विस्तार था, इस साम्यवाद के विस्तार ने पूरे विश्व को अपने आगोश में लेने का प्रयास किया और इसमें काफ़ी हद तक साम्यवादी क्रांतिकारी सफल भी हुए। सुदूर साइबेरिया से लेकर के चीन तक का इस बहुत बड़ा हिस्सा और यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा इन्होंने अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लिया। इसके अलावा विश्व के अन्य हिस्सों में भी इन्होंने साम्यवादी जो हैं अड्डे स्थापित किए, साम्यवाद का प्रचार प्रसार किया और काफ़ी कुछ मात्रा में भारत में भी साम्यवाद का प्रचार प्रसार हुआ। पश्चिम बंगाल में भी साम्यवाद का बहुत बड़ा प्रभाव भारत में रहा और आज़ादी के बाद भी साम्यवादी दलों की सरकारें वहाँ पर बनती रहीं और न केवल सरकार बनी बल्कि 35 सालों तक एक ही दल की एक पूरे प्रांत में लगातार सरकार का उदाहरण भी भारत के पश्चिम बंगाल में साम्यवादी सरकार ने बनाया। आज़ादी के बाद केरल में भी पहला मंत्रिमंडल कर्नाटक का जो नंबूद्रिपादन था उसके नेतृत्व में बना। तो साम्यवाद के बीज भारत में भी दिखाई दिए और यद्यपि वो पूर्ण रूप से भारत में सफल नहीं हो पाए, उससे पूर्व भारत में लोकतांत्रिक क्रांति अस्तित्व में आ गई। तो साम्यवाद का विस्तार जो है पोस्ट वार ट्रेंड्स में बहुत बड़ा मुद्दा बन करके उभरा, जिसने पूरे वैश्विक राजनीति को अपने आगोश में लेने का प्रयास किया और बहुत हद तक वो इसमें सफल भी हुए। तो साम्यवाद का विस्तार इस समय की, इस युग की एक नियति बन चुका था। अब साम्यवाद का जो विस्तार था, जो समूह इसका विस्तार करना चाहता था, इसके दूसरे छोर के रूप में इसके परिरोधन की नीति भी सामने आई। जैसे विस्तार की नीति है उसी प्रकार परिरोधन की नीति भी है। साम्यवाद के परिरोधन की नीति, इसको डिटेन करने की बात भी हुई और परिरोधन करने वाली जो व्यवस्थाएं थी वो पूंजीवादी व्यवस्थाएं थी जिन्होंने जो है साम्यवाद को आगे बढ़ने से रोका। इसमें अमेरिका और इसके जो सहयोगी लोकतांत्रिक राष्ट्र थे उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि साम्यवाद पूरे यूरोप में नहीं फैलें, अमेरिका महाद्वीप में नहीं फैलें और एशिया के बचे हुए हिस्सों में भी नहीं फैलें। इसको साम्यवाद के परिरोधन की नीति के नाम से भी कहा गया। ये भी आगे चल के 60-70 के दशक में एक बहुत बड़ी नीति के रूप में वैश्विक राजनीति में उभर के सामने आता है। नेक्स्ट बिंदु यहाँ पर हम लेंगे सैनिक गुटबंदी। सैन्य संगठनों का निर्माण इस समय की बहुत बड़ी विशेषता, इस समय का बहुत बड़ा परिवर्तन हम इसे कह सकते हैं। सैनिक संगठनों का निर्माण, महायुद्ध की समाप्ति। यद्यपि महायुद्ध समाप्त हो गया लेकिन महायुद्ध के समाप्त होने की घटना ने बहुत कुछ जो है उत्पन्न भी कर दिया और ये था राष्ट्रों में आपसी अविश्वास। और जैसे जैसे रूस का, सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ता गया, साम्यवाद का प्रभाव बढ़ता गया, तो पूंजीवादी विचारधारा वाले देशों और मुख्यतः अमेरिका को ये डर सताने लगा कि कहीं ऐसा न हो कि साम्यवादी गुट जो है पुनः पूरे विश्व को अपने प्रभाव क्षेत्र में ले लें या उस पर आक्रमण कर दें। इसका सामना करने के लिए, इसका परिरोधन करने के लिए जो है विरोधी देशों ने 1949 में एक सैनिक गठबंधन बनाया, सैनिक संधि बनाई, जिसे नाटो के नाम से कहा जाता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
नाटो का निर्माण 1949 में होता है और वो अमेरिका के नेतृत्व में साम्यवाद के विरोधी राष्ट्रों का एक सैनिक समूह बनता है, जो यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो ये शांति स्थापना के लिए बनाया गया सैन्य संगठन अपने आप में कहलाया, और जिसका उद्देश्य ये था कि अगर साम्यवादी जो है लोकतंत्रवादियों के खिलाफ कुछ करते हैं तो उनका मिलके जो है मुकाबला करने के लिए हम सैनिक गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थितियाँ ये थी कि इसमें भी युद्ध की आशंका छिपी हुई थी और इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि जहाँ पर शक्ति असीमित रूप से संग्रहित होती है तो उसके दुरुपयोग की भी संभावनाएं बहुत रूप से मजबूत बनी रहती हैं, मजबूत रूप से संभावनाएं बनी रहती हैं। इसके प्रतिक्रिया के रूप में दूसरा संगठन बना 1954 में, सीटो के नाम से संगठन बना 1954 में, सेंटो के नाम से बना। कुछ इस प्रकार के सैन्य गठबंधन पूरे विश्व में फैल गए, सैनिक गुटबंदियाँ पूरे विश्व में बनने लगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभर करके सामने आया। ये संधियाँ बहुत सारे मामलों में बहुपक्षीय संधियाँ थी, कुछ द्विपक्षीय संधियों का दौर भी विश्व में प्रारंभ हुआ, जिससे अपने मित्र राष्ट्रों के साथ संकट के समय सहयोग करने का उद्देश्य इन राष्ट्रों का था। शीत युद्ध। शीत युद्ध और इससे पूर्व हम जिक्र करते हैं विश्व का दो राजनीतिक खेमों में विभाजन। विश्व का दो राजनीतिक खेमों में विभाजन या द्विध्रुवीय विश्व भी इसको कहा गया। द्विध्रुवीय विश्व, बाइपोलर वर्ल्ड, द्विध्रुवीय विश्व भी इसको कहा गया। बाइपोलर वर्ल्ड का निर्माण हुआ राजनीतिक दृष्टिकोण से। जैसा कि हम कह रहे थे और हम चर्चा भी करेंगे आगे भी, और महायुद्ध से पूर्व महाशक्तियों का कंसेप्ट यूरोप सेंटर्ड था और यूरोपीय राष्ट्र ही मुख्यतः महाशक्तियाँ माने जाते थे। 1930 के आसपास जापान और अमेरिका को भी महाशक्तियों का दर्जा देने की बात हुई थी, और जो कि यूरोप महाद्वीप के बाहर के देश थे, बाहर के राष्ट्र थे। अब युद्ध काल में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, विचारधाराओं का प्रचालन इस प्रकार से हुआ कि वैश्विक मंच के एक शिखर पर जो है साम्यवादी विचारधारा को गति मिली, तो दूसरे शिखर पर, दूसरे छोर पर पूंजीवादी विचारधारा को गति मिली। और इस प्रकार से विश्व जो है अपने आप में ही दो विचारधाराओं में जो है विभाजित होने लगा, दो गुटों में विभाजित होने लगा, दो सैनिक गठबंधनों में विभाजित होने लगा, और विश्व राजनीति द्विध्रुवीय बन गई। जो कभी यूरोप सेंटर्ड जो राजनीति हुआ करती थी, अब वह दो ध्रुवों में विभाजित होकर के बाइपोलर वर्ल्ड का निर्माण हो गया, द्विध्रुवीय विश्व का निर्माण हो गया। और वैश्विक राजनीति का केंद्र जो है किसी समय यूरोप को माना जाता था, किसी समय ही नहीं, बहुत लंबे समय तक। जैसा कि कल भी हमने जिक्र किया था कि 1492 में कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज के साथ लगा करके, उस समय से लगा करके महायुद्ध तक का समय यूरोपीय एज के नाम से, यूरोपियन काल के नाम से विश्व इतिहास में जाना जाता है। तो यूरोपियन युग का प्रभुत्व अब समापन उसका हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और विश्व राजनीति का केंद्र यूरोप से हट करके उसके दूसरे ध्रुवों में स्थापित हो रहा है। एक सुदूर साइबेरिया की तरफ बढ़ रहा है, दूसरा पश्चिम में अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो वैश्विक राजनीति का जो केंद्र है उसमें बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, और पूरे विश्व के दो खेमों में विभाजन, दो विचारधाराओं में विभाजन, दो सैनिक गठबंधनों में विभाजन, दो राजनीतिक प्रणालियों में विभाजन यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, जिसे द्विध्रुवीय विश्व या द्विध्रुवीय विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा भी कहा गया। अब इस द्विध्रुवीयता का परिणाम जो सामने आया वो था आपका शीत युद्ध। शीत युद्ध, कोल्ड वार, एक ऐसा मनोवैज्ञानिक युद्ध, एक ऐसा वाक युद्ध जो कहीं भी मैदान में नहीं लड़ा जाता है,
गोला बारूद से नहीं लड़ा जाता है, केवल वैचारिक युद्ध है, मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो केवल कागज़ के गोलों से, विचारों के बमों से लड़ा जाता है। शीत युद्ध कहा गया और मुख्यतः इसकी जो परिस्थितियां बनती हैं वो युद्ध काल में ही निर्मित हो जाती हैं और युद्ध समापन के बाद ये और ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब जैसा कि कल हमने एक बिंदु पर जिक्र किया था कि महायुद्ध का पोस्ट वार जो चेंज था वो अणुयुग का सूत्रपात हो जाना। अगस्त 45 में अमेरिका द्वारा जापान पर अणु बम गिराए जाते हैं और उसकी जो तात्कालिक जो परिणाम थे, जैसा कल हम जिक्र कर रहे थे, 7.5 लाख लोग जो मारे जाते हैं, 90% इमारतें वहाँ की नष्ट हो जाती है, वातावरण में रेडिएशन इतना है कि आज भी वहाँ पर विकलांग संतानें पैदा होती हैं। तो ये तो थे उसके होने वाले और दिखने वाले नुकसान, लेकिन कुछ ऐसे प्रभाव उसके सामने आए जिसने वैश्विक राजनीति पर बहुत बड़ा और बहुत गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव पैदा कर दिया। और वो ये था कि अणु बम के प्रयोग ने मित्र राष्ट्रों की जो युद्धकालीन जो मित्रता थी उसका समापन कर दिया और 1950 आते आते अमेरिका और सोवियत संघ जो मित्र राष्ट्रों के श्रेणी में खड़े थे वो एक दूसरे में दुश्मन राष्ट्रों के श्रेणी में गिनती होने लगी और खुलकर विरोध इनका सामने आने लगा। प्रारंभ में ये विरोध जो है सम्मेलनों तक सीमित था, सभाओं तक सीमित था, लेकिन धीरे धीरे ये यूएनओ तक पहुंचा और उसके बाद जो है सैनिक संघर्ष की स्थिति तक पहुंच गया। यद्यपि सैनिक संघर्ष हुआ नहीं, इसके नहीं होने के पीछे भी एक बड़ा कारण ये था कि उस समय के राजनीतिज्ञ इस बात को अच्छे तरीके से महसूस करते थे कि अगर वास्तविक युद्ध हुआ तो पूरी मानव सभ्यता नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि पूरा विश्व अब अणु बम के जखीरे पर बैठा हुआ था। तो वास्तव में युद्ध तो कोई प्रत्यक्ष युद्ध कोई नहीं चाह रहा था, लेकिन युद्ध न करते हुए, मैदान में युद्ध न लड़ते हुए युद्ध जैसी परिस्थितियां इन्होंने बनाई हुई थी, पूरे राजनयिक संबंध स्थापित इन्होंने किए हुए थे, लेकिन फिर भी जो है एक युद्ध की वैचारिक कटुता की स्थितियां और युद्ध से होने वाले सभी लाभों को प्राप्त कर लेने की स्थितियां इन राष्ट्रों में बनी हुई थी, यद्यपि ये वास्तविक युद्ध अभी नहीं हो रहा था। तो इस प्रकार की जो स्थितियां थी वो शीत युद्ध कहलाया और शीत युद्ध का जो ट्रेंड था वो पोस्ट वार चेंजेस में बहुत बड़ा ट्रेंड उभर करके सामने आया और ये मामला आपका करीब 1950 से लगा करके 1989 तक चलता रहा और इसका समापन 1990-91 में साम्यवाद के गढ़ के ध्वस्त होने के साथ यूएसएसआर आपका जब समाप्त हो जाता है, उसके साथ ही जो है शीत युद्ध का भी समापन होता है। अन्यथा दोनों महाशक्तियों के बीच में, अब महाशक्तियों का कंसेप्ट बदल गया है, बाइपोलर वर्ल्ड में दोनों महाशक्तियाँ यूएसएसआर और यूएसए बन के सामने आ गए हैं। तो दोनों महाशक्तियों का वाक युद्ध ऐसा संघर्ष जो वास्तविक युद्ध में परिवर्तित हुए बिना दोनों में राजनयिक संबंध रखते हुए मनोवैज्ञानिक तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो उनका जो तरीका था उसे ही शीत युद्ध कहा गया। 50 से लगा के 89 तक चलता रहा और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही समाप्त हुआ। तो एक बहुत बड़ा पोस्ट वार ट्रेंड जो है वैश्विक राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलता है। और अब अगले बिंदु के रूप में गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइन मूवमेंट, संक्षेप में इसको हम नाम भी लिखते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट नेम। असंलग्नता भी इसको कहा गया, असंलग्नता, गुट निरपेक्षता, गुटों से पृथक रहना, निरपेक्ष रहना, गुट निरपेक्षता। जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि महायुद्ध के बाद वैश्विक राजनीति दो खेमों में बढ़ती है, दो विचारधाराओं और दो कार्यप्रणालियों में बढ़ती हैं और सैनिक गठबंधन भी दो हिस्सों में बनने लगते हैं। और इसी दौर में जब हम जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे नवोदित जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं वो भी वैश्विक रंगमंच पर उभर रहे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, अर्थात उपनिवेश और साम्राज्यवाद से छुटकारा पाकर के नए स्वतंत्र राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हो रही है, जनतांत्रिक सरकारों की स्थापना हो रही है।
अब इनकी परिस्थितियां, इनकी बहुत सारी मजबूरियां, बहुत सारी आवश्यकताएं थी जिनके कारण से इनको गुटों पर निर्भर होना पड़ता था, क्योंकि उनसे इनको आर्थिक, तकनीकी, वैज्ञानिक सहायता लेनी पड़ती थी, शिक्षा संबंधी सहायताएं लेनी पड़ती थी। आर्थिक सहायता सबसे बड़ा कारण था। तो ये इसके लिए जाहिर सी बात है कि नवोदित राष्ट्रों को किसी न किसी एक गुट का पक्ष लेना पड़ता था या किसी एक गुट के पक्ष में अपना मत व्यक्त करना पड़ता था। ऐसी स्थिति में द्विध्रुवीयता का बड़ा विशाल काय परिवार बढ़ता जा रहा था, लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र सामने आए जिन्होंने इस विचार को अलग किया, इस विचार से हटके एक नया विचार सामने लेकर के आए कि आवश्यक नहीं है कि हम किसी के सदस्य बने, साम्यवादी गुट के सदस्य बने या पूंजीवादी गुट के सदस्य बने। इनमें सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख उदाहरण भारत है। भारत 1946 में एक रेडियो प्रसारण में नेहरू जी ने कहा कि हमें गुटों के खींचतान से दूर रखने का प्रयत्न हमें अपने आप को करना है और जहाँ तक संभव हो हमें गुटों की राजनीति से पृथक रहना है। उनका यही स्टेटमेंट भारत की स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार बना और कठोरता से उन्होंने इसको लागू भी किया, और इसका परिणाम ये था कि एक नए विचार का चलन तत्कालीन विश्व राजनीति में हुआ, जिसे गुटों से पृथक रहने की नीति असंलग्नता की नीति कहा गया। और धीरे धीरे ये इतना चला, 1961 में बेलग्रेड से प्रारंभ हुआ था। आज करीब दुनिया के 118 सदस्य राष्ट्र इसके हैं जो नॉन अलाइन मूवमेंट के अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। और इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो सदस्य हैं ये आगे चल के एक ऐसे विचार को सामने लाते हैं जो दोनों गुटों से समान दूरी रखते हुए उनके साथ समानता बरतते हैं। यद्यपि गुट निरपेक्षता को परिभाषित करना बड़ा कठिन है। इसमें यह भी कहा गया है कि दोनों गुटों से दूरी भी है, दोनों गुटों से मित्रता भी है, दोनों गुटों से दुश्मनी भी नहीं है, दोनों गुटों से मित्रता भी नहीं है। तो ये इसको परिभाषित करना थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन हमें मोटे रूप से ये समझ लेना है कि तत्कालीन विश्व में जो गुटों की खींचतान हो रही थी, उस गुटों की खींचतान से कुछ नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों ने अपने आप को पृथक रखना प्रारंभ किया, गुटों से असंलग्नता रखना दिखाया, और ये जो विचार था यही गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में आगे चल के सामने आया। नॉन अलाइन